हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी बीए सेकंड सेम हिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही थी यूनिट 3 कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके 3 पार्ट्स जो है अपलोड हो चुके हैं। आज बारी है 4th पार्ट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो इसकी प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है, आप चैनल पर विजिट करें और आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको रिवाइज करवाया गया था। इसके बाद जो है आपको सेकंड पार्ट में ये सब देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आज पहली बार आज चैनल से जुड़ रहे हो तो पहले के पार्ट्स देख लो, तभी आपको जो है आगे समझ आएगा। तो ये पाल वंश भी हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है ये आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वीं सदी के मध्य में दक्षिण भारत में चालुक्यों को पराजित करने वाले जो थे वो थे हमारे राष्ट्रकूट, जिन्होंने चालुक्यों को जो है पराजित किया था। और अगर इनकी उत्पत्ति और इनके मूल निवास स्थान की बात करें तो बहुत ज़्यादा मत हमें मिले हैं। इस वंश के कुछ लेखों में इन्हें रट कुल का बताया गया है। किस कुल का बताया गया है? रट कुल का जो है बताया गया है, राष्ट्रकूट रट। और कुछ कहते हैं, एक फ्लीट महोदय जी हैं, उन्होंने बताया है कि राष्ट्रकूटों का जो संबंध है वो राजपूताना के जो है राठौरों से जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, परंतु जितने भी ये आपको मत दिख रहे हैं ये असंगत प्रतीत होते हैं। अल्तेकर, नीलकंठ शास्त्री, राय चौधरी, एस.के. मजूमदार, इनका विचार है कि जो राष्ट्रकूट शब्द है ये जाति का सूचक नहीं है, ये एक पद का सूचक है। ठीक है, जो ये आपको राष्ट्रकूट शब्द दिख रहा है ये कोई जाति नहीं है, ये एक पद है। और इस शब्द का क्या अर्थ होता है? अब पद है तो शब्द का अर्थ ही होगा राष्ट्र या प्रांत। ठीक है, अर्थात प्रधान। तो इस प्रकार इन अधिकारियों की कालांतर में क्या बन गई, इन सभी प्रधानों की जो पुराना टाइम है हमारा, उनकी एक जाति बन गई। और कुछ अभिलेखों में हमें राष्ट्रकूटों को क्या कहा गया है? चंद्रवंशीय, इनको क्षत्रिय भी क्या है माना गया है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि राष्ट्रकूट कैसे थे? ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो चालुक्यों के राज्य में जो अधिकारी थे, जो जिला अधिकारी थे, वो कौन थे भाई? वो राष्ट्रकूट थे चालुक्यों के राज्य में। और ये जितने भी विद्वान हैं ये अल्तेकर के मत से सहमत हैं। और विभिन्न अभिलेखों से हमें छठी जो 7वीं सदी में दक्षिण के विभिन्न भागों में सामंत के रूप में कार्य करने वाली अनेक राष्ट्रकूट शाखाओं की जानकारी भी मिलती है। कहाँ से मिलती हैं? एज ए सामंत इन्होंने वर्क किया हुआ है दक्षिण के विभिन्न भागों में। ठीक है, मानपुर है, एलिचपुर है, मान्यखेट, राष्ट्रकूटों की ये क्या थी? प्रमुख शाखाएं थी। ये दक्षिण में आपको ये मिली हैं। तो राष्ट्रकूटों की जो मान्यखेट शाखा है उसने हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जो है सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की है। तो आप ये मान्यखेट जो शाखा है इसका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, मान्यखेट शाखा, तो मान्यखेट शाखा के अंतर्गत ही दंती दुर्ग नाम का जो है एक बंदा आया। वो राष्ट्रकूट वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। कि ऐसी मान्यता है कि वह किसी चालुक्य राजकुमारी भवनागों से उत्पन्न हुआ था। किससे उत्पन्न हुआ है वो? भवनागों से उत्पन्न हुआ है। और दशावतार और समनंग लेख से उसकी उपलब्धियों की हमें जानकारी मिलती है। दशावतार आपको जो है इस लेख से आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, दंती दुर्ग जो है बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय का क्या था? ये सामंत था। ठीक है, इसके अंडर ये काम करता था। किसके अंडर? विक्रमादित्य द्वितीय के। ठीक है, ये विक्रमादित्य नाम है और द्वितीय आगे ऐसे है। तो ये इसका सामंत था। कौन? दंती दुर्ग। और ये कौन सा शासक था? ये बादामी के चालुक्य शासक था। सामंत के रूप में जब ये सामंत था उस पद पर रहते हुए किसने? दंती दुर्ग ने बहुत सारी विजय प्राप्त की हैं। और जो ये डॉक्टर अल्तेकर है ये इस चीज़ को मानते हैं कि दंती दुर्ग ने अपनी स्वामी यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय की ओर से
अरबों से युद्ध भी किया था और इसने दंती दुर्ग ने अरबों को पराजित भी किया था। उसकी इसी सफलता से प्रसन्न होकर जो ये विक्रमादित्य है, इसने इसको उपाधियां दी। किसको? दंती दुर्ग को। कौन कौन सी उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है? एक तो है पृथ्वी वल्लभ, एक है आपकी खंडवा लोक। तो ये उपाधियां दी दंती दुर्ग को। और उसने युवराज कीर्ति वर्मा द्वितीय के साथ मिलकर कांची के जो पल्लव थे, कर्नूल में श्रीशैल शासक को भी हराया। किसने? दंती दुर्ग अब किसके साथ मिल चुका है? युवराज कीर्ति वर्मा द्वितीय के साथ। देखिए नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। किस किस को हराया? कांची के पल्लवों को हराया और कर्नूल में श्रीशैल शासक को भी इस दंती दुर्ग ने और कीर्ति वर्मा द्वितीय ने मिलकर दोनों ने इन दोनों को हराया। और इस विजय ने उनकी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ा दिया। सौभाग्य से यहाँ पर विक्रमादित्य की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जिसने इसको उपाधियां दी थी ना दंती दुर्ग को, कौन कौन सी दी थी? पृथ्वी वल्लभ और खंडवा लोक। इसमें जो ये विक्रमादित्य है यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। और जो ये कीर्ति वर्मादित्य के साथ जब ये मिला था और 2 बंदों को इसने हराया था, तो जो ये कीर्ति वर्मादित्य था इतना योग्य नहीं था कि वह दंती दुर्ग पर अंकुश लगा सके। ठीक है, अब यानी ये इसका मालिक मर चुका है। अब विक्रमादित्य की जब डेथ हो जाती है तो दंती दुर्ग ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए पूर्व और पश्चिम में अनेक राजाओं को पराजित किया। कहाँ कहाँ पराजित किया? पूर्व और पश्चिम में। और उसने नंदीपुरी के जो है गुर्जरी, नौसारी के जो चालुक्य हैं, मालवा और उज्जैन पर इसने विजय आधिपत्य जो है स्थापित किया था। किसने? दंती दुर्ग ने कहाँ कहाँ किया है? नंदीपुरी के गुर्जरों पे, नौसारी के चालुक्यों पे, मालवा पर, उज्जैन पर। उसने कौशल और कलिंग के राजाओं को भी पराजित किया था। ठीक है, तो दंती दुर्ग के बढ़ते प्रभाव को रोकना, जो कीर्ति वर्मादित्य कभी इसके साथ था, इसके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो गया था कि ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। कभी तो ये इसके साथ था, ठीक है, कभी इन दोनों ने मिलकर 2 शासकों को हराया था, लेकिन अब वो क्या हो गई कि इसकी जो ख्याति है इस कीर्ति वर्मादित्य से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो दंती दुर्ग और कीर्ति वर्मादित्य दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसने दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मा को यहाँ पर फिर से पराजित कर दिया। ठीक है, और समनगढ़ लेख से हमें इस चीज़ की पुष्टि मिलती है कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कीर्ति वर्मादित्य हारा था और दंती दुर्ग जो है जीता था। तो इस विजय के बाद क्या हुआ? जो दंती दुर्ग था वो महाराष्ट्र का स्वामी बन गया और उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसे स्वतंत्र सम्राट, ये जो भी आपको उपाधियां दिखती हैं ये स्वतंत्र सम्राट की होती हैं। तो ये इसने दंती दुर्ग ने इस उपाधि को धारण किया। और दंती दुर्ग एक विजेता और कूटनीतिक शासक भी था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार कह सकते हो कि वह राष्ट्रकूट राज्य का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। ये एक ब्राह्मण धर्मावलंबी था। उसने शास्त्रों के अनुरूप शासन किया था और कई गांव भी इसने दान में भी दिए थे। आप कह सकते हो भाई दानी भी था अच्छा खासा। और उज्जैन में उसने बड़ी मात्रा में सोने और रत्नों का दान भी दिया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी दंती दुर्ग की। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृष्ण प्रथम को देखते हैं। दंती दुर्ग की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगला शासक आता है जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण प्रथम शासक बना। ये कौन था भाई? ये दंती दुर्ग का चाचा था और ये भी एक साम्राज्यवादी शासक था। ये भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब जितनी भी बची कुची शक्तियाँ थी चालुक्य की, इसने कृष्ण प्रथम ने इसको समाप्त कर दिया था। उसके भतीजे लाट प्रदेश के शासक कर्क द्वितीय ने विद्रोह कर दिया था। जो इसका भतीजा था एक और कर्क द्वितीय, ये है कृष्ण प्रथम और भतीजे का क्या नाम है? कर्क द्वितीय ने विद्रोह कर दिया था और कृष्ण ने जो है कर्क पर अटैक कर दिया, उसको पराजित किया। और जो लाट प्रदेश का जो शासक था कर्क द्वितीय, उस पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। वे गर्मना तथा सूरत दान पत्रों से हमें पता लगता है कि किसने कृष्ण प्रथम ने चालुक्य शासक राहप को भी पराजित किया था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ से हमें पता लगता है और किस शासक को इसने हराया था। और इसके बाद कृष्ण ने मैसूर पूर्वी चालुक्य पर भी अपने आक्रमण करने के लिए भेजा।
बैंगी नरेश विष्णु चतुर्थ ने बिना लड़े ही राष्ट्रकूटों की जो थी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने कर ली थी? विष्णु नरेश चतुर्थ ने। और विष्णुवर्धन ने अपने राज्य का एक बहुत बड़ा भाग हर जाने की राशि के साथ साथ अपनी लड़की भी दे दी भाई, शील पट्टारिका का विवाह, ठीक है, इससे कर दिया। गोविंद का जो है छोटा भाई ध्रुव से कर दिया था, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब इसके बाद जो कृष्ण प्रथम था, ये एक योग्य शासक था, कुशल विजेता था। अपनी विजय द्वारा उसने राष्ट्रकूट जो साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया था, क्योंकि हमने अभी अभी पहली लाइन में ही पढ़ा था ये साम्राज्यवादी शासक था, ठीक है। उसने अपने साम्राज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल किया। अल्तेकर ने लिखा है कि उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए वे मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया, जिससे वे उत्तर भारत की राजनीति में क्या कर सके, भाग ले सके। और विजेता के साथ साथ जो कृष्ण प्रथम था एक महान निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, कि एलोरा के प्रसिद्ध, जो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, कैलाश मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। और कृष्ण प्रथम ने जो है ब्राह्मणों को भी जो है बहुत दान भी दिया था। और इसकी डेथ कब हुई थी? 773 ईस्वी में जो है इसकी डेथ हो गई थी कृष्ण प्रथम की। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे हम गोविंद द्वितीय की। कृष्ण प्रथम के बाद जो इसका बड़ा बेटा बैठता है गोविंद द्वितीय, ये राजा बना था। और वे अपने जो है काल में युवराज रह चुका था और अपनी वीरता का परिचय भी दे चुका था। जैसे ही ये राजा बना, उसने विलासिता का जीवन जीना शुरू कर दिया। और जितने भी प्रशासनिक कार्य थे उसमें ये इतना उदासीन था, क्योंकि इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके छोटे भाई ध्रुव ने गोविंद के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये दूसरा इसका पुत्र आ गया है कृष्ण प्रथम का। तो जो है ध्रुव जो है दूसरा बेटा है, तो इसने गोविंद द्वितीय के जो है प्रति जो है विद्रोह शुरू कर दिया। दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। इसमें जो गोविंद द्वितीय है वो फाइनली मर चुका था। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, 773 से लेकर 780 तक जो है इसने मोटा मोटा शासन किया है गोविंद द्वितीय ने, ठीक है। कृष्ण प्रथम का ये पुत्र था। अब बात करेंगे हम ध्रुव की। गोविंद द्वितीय की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रकूट वंश की जो बागडोर है उसके जो भाई का क्या नाम था, ध्रुव के हाथों में आ गई थी। और उसने जैसे ही सिंहासन को प्राप्त किया, कुछ उपाधियां इसने धारण की। निरुपम, श्रीवल्लभ, कालीवल्लभ, ये उपाधियां इसने धारण की। और ध्रुव ने बहुत ज़्यादा युद्ध भी किए हैं। और अगर इनके युद्ध की बात करें तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ध्रुव ने गंगों पर विजय भी प्राप्त की थी। ध्रुव ने सबसे पहला जो है गंगा शासक था जिसका नाम था शिवराम द्वितीय, इस पर इसने अटैक किया था, इनको पराजित भी किया था। और जो ये गंग राज्य था इसको अपने साम्राज्य में मिलाया। और उसने अपने पुत्र स्तंभ को वहाँ का शासक भी बनाया ध्रुव ने। और इस वजह से राष्ट्रकूट राज्य की जो दक्षिण सीमा थी कावेरी नदी तक बिल्कुल पहुँच चुकी थी, ठीक है। तो इस पर अटैक करने के बाद गंग पर, तो कावेरी नदी तक इनकी जो है सीमा पहुँच चुकी थी। अब बात करेंगे हम पल्लव विजय की। रगनपुर जो है आपके इस लेख से पता लगता है कि ध्रुव ने कांची के पल्लव शासक जो है दंती वर्मा पर भी इसने अटैक किया था। ये पल्लव शासक है, ध्यान रखेंगे। और दंती वर्मा जो है यहाँ पर पराजित हो गया था और ध्रुवों को हाथियों का इसने उपहार भी दिया था। तो इसको कह सकते हो कि ये दक्षिण का स्वामी बन चुका था, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये महान राजाओं में से एक था ध्रुव भी, ठीक है। और उसने राष्ट्रकूट जो वंश की खोई प्रतिष्ठा थी, क्योंकि आपने 2 शासक देखे वो किसी काम के नहीं थे, उसमें वृद्धि ही की है। अब बात करेंगे हम गोविंद तृतीय की, जो ध्रुव ने अपने शासनकाल में ही गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक कर दिया था। ध्रुव का जो बड़ा पुत्र था स्तंभ, आपको मैंने अभी अभी बताया था, पुत्र का नाम था स्तंभ, इस चीज़ को सहन नहीं कर सका कि गोविंद कैसे शासक बन गया। तो सिंहासनरोहण के 1 वर्ष के बाद ही गोविंद के विरुद्ध जो है दक्षिण के 12 राजाओं का एक समूह बन गया था। इसमें जो पल्लव शासक थे दंती वर्मा, अभी अभी हमने नाम पढ़ा है, वनवासी का जो था कतिमीर था, धारवाड़ का सामंत था मारा शर्व, ये सब इसमें प्रमुख थे। और इन सब ने मिलकर इस गोविंद तृतीय के प्रति योजना बनाई। इसको जानकारी मिल चुकी थी कि भाई कि मेरे खिलाफ ये काम करने वाले हैं।
तो उसने गंगवाड़ी के शासक शिवमार, गंगवाड़ी का शासक कौन था, शिवमार को कैद से छोड़ दिया, परंतु वह भी इनके साथ मिल गया। उसको लग रहा था कि मेरे साथ मिलेगा, लेकिन स्तंभ के साथ वो जाके मिल गया। तो परिस्थितियोंवश गोविंद के स्तंभ पर जो है अटैक करना पड़ा, जिसमें स्तंभ की फाइनली पराजय हो गई और स्तंभ जो है चला गया। और गोविंद ने अपने भाई के साथ उदारता का व्यवहार भी किया। देखो, वो 3 बंदों को मिलाकर इस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन जो है इसमें स्तंभ हार गया। फिर भी उसने अपने भाई के साथ उदारता का व्यवहार किया और उसे गंगवाड़ी का क्या बना दिया, सामंत बना दिया। और दूसरे भाई इंद्र को लाट प्रदेश का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। और गोविंद ने स्तंभ के जो सहायक राज्य थे उन पर अटैक किया और शिवराम को पुनः फिर से बंदी बना लिया, जिसको यहाँ पर छोड़ दिया था ना शिवमार को, तो यहाँ से फिर से शिवमार को फिर से बंदी बनाया, कैद में डाल दिया। पल्लव राजा जो था दंती वर्मा को इसने हराया, ठीक है। और इस प्रकार गोविंद जो है संपूर्ण दक्षिण भारत का स्वामी बन गया। तो इतनी चीज़ें आप समझेंगे। अब बात करेंगे हम इसके उत्तरी अभियान की। दक्षिण में जैसे ही अपनी इसने स्थिति को मजबूत किया, तो गोविंद ने अपने पिता की भांति ही उत्तर भारत की तरफ भी इसने ध्यान देना शुरू कर दिया। अगर उत्तर भारत में बात करें तो परिहार नरेश थे एक नागभट्ट और पाल शासक। ध्यान से सुनिए, देखिए, ये आपने नाम जरूर सुने होंगे पिछली वीडियोस में। तो पाल शासक थे धर्मपाल। इनके बीच में क्या चल रहा था, उत्तर भारत की बात हो रही है तो इनके बीच ना संघर्ष चल रहा था। इसी बीच नागभट्ट ने क्या किया था, नागभट्ट ने धर्मपाल को हरा दिया था और कन्नौज पर इसने अधिकार कर लिया था। और ये जो रघुनपुर ताम्रपत्र है उससे हमें इस चीज़ की पुष्टि मिलती है कि गोविंद ने, ठीक है, नागभट्ट पर अटैक किया था और उसने पूरी तरह इसको हरा दिया था। और धर्मपाल और जो कन्नौज के चक्रा युद्ध गोविंद के सामने जो है, इन्होंने फाइनली आत्मसमर्पण भी कर दिया, ठीक है। तो कह सकते हो कि दूसरी बार राजपूत सेना ने उत्तर भारत में जो है सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि धर्मपाल हो गया, कन्नौज का चक्रा युद्ध हो गया, तो इन्होंने फिर से गोविंद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम मध्य भारत विजय की, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे। तो संजन ताम्रपत्र के आधार पर आप कह सकते हो वो कि गोविंद ने उत्तर से वापस लौटते समय मालवा पर, वेंगी पर, कौशल पर, दाहल पर, ओद्रक, इन सभी पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। ये सेंट्रल की बात हो रही है। अब बात करेंगे हम दक्षिण के कि गोविंद की अनुपस्थिति में द्रविड़ राजाओं ने मिलकर उसके विरुद्ध एक संघ तैयार कर लिया था। जैसे यहाँ पर एब्सेंट हो गया था ना, क्योंकि इसका ध्यान तो उत्तर में चला गया था, मध्य भारत में चला गया था। तो जैसे ही गोविंद की अनुपस्थिति में जो वहाँ के द्रविड़ राजा थे उन्होंने मिलकर एक संघ तैयार कर लिया। और इसमें कौन कौन थे शामिल, पल्लव थे, ग्यंग थे, पांड्य थे, चौल थे, केरल थे, ये सब शासक शामिल थे। और इस संघ ने मिलकर गोविंद के राज्य पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। और गोविंद ने इस संघ को तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत गंदे तरीके से पराजित कर दिया। और इसमें जो गंग राजा था युद्ध में मारा गया था और अन्य सभी ने पुनः गोविंद की अधीनता स्वीकार कर ली, जो एक मतलब षड्यंत्र रचने वाले थे। फिर से गोविंद ने इनको हरा दिया। अब जैसे ही इनकी शक्ति देखी, गोविंद की शक्ति देखी, उससे डरकर जो लंका का शासक था उसने जो है गोविंद की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने अपने दरबार में जो है दूत भेजा। तो इस प्रकार गोविंद ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक अपनी विजय पताका फहराई है। ये गोविंद की बात थी, ठीक है। अब बात करेंगे हम अमोघ वर्ष प्रथम की। गोविंद तृतीय की जो जैसे ही मृत्यु हुई, उसका पुत्र जब गद्दी पर बैठा, अमोघ वर्ष ये था 6 वर्ष का, बहुत ही छोटा। अब छोटा है तो कैसे ये काम करेगा ना, शासक की जितने भी भागदौड़ थी उसके चाचा जो थे कर्क के हाथों में रही थी, क्योंकि ये अल्पायु था। राष्ट्रकूट साम्राज्य में इसके विद्रोह होने लग गए थे अमोघ वर्ष के टाइम में। तो 817 ईस्वी के लगभग जो वेंगी के जो चालुक्य राजा थे विजयदित्य द्वितीय ने अन्य सामंतों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। अब आप देख सकते हो कि 6 वर्ष का बच्चा है तो वो कैसा ही होगा, कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक थी। लेकिन जो उसका चाचा था कर्क ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के बाद उसने अमोघ वर्ष ने 830 ईस्वी में वेंगी के जो चालुक्य थे शासक विजयदित्य पर फिर से अटैक करके इस पर अपना अधिकार किया। कब किया है अमोघ वर्ष ने, 830 में। परंतु 12 वर्ष के बाद आप कह सकते हो कि जो वेंगी थे उन्होंने खुद को जो है स्वतंत्र कर लिया था। मैसूर के जो है गंगों ने भी अमोघ वर्ष के विरुद्ध है विद्रोह कर दिया था।
किसने किया था? मैसूर की किया था। और अमोघवर्ष का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? बंके। क्या नाम था? बंके ने भी गंग शासक इणम को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और अमोघवर्ष ने गंग नरेश से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी और इसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया था। अमोघवर्ष की दुर्बलता का लाभ उठाकर प्रतिहार जो नरेश था, मिहिर भोज ने भी उस पर अटैक करने की योजना बनाई, परंतु मिहिर भोज यहाँ पर इतना सफल नहीं रह सका। तो अमोघवर्ष ने मानेखेट नामक एक नगर बसाया, जो आपको याद रखना है। उसको वो वहीं पर अपनी राजधानी भी वहीं बनाई। विद्या और कला का ये उदार संरक्षक भी था। कन्नड़ भाषा में इसने अपना एक काव्य भी लिखा था। राज्यसभा में इसके बहुत ज़्यादा विद्वान थे। जिनसेन जो थे, इसने आदि पुराण की रचना की थी। संजन ताम्रपत्र में अमोघवर्ष की जो तुलना है विद्या और साहित्य में गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। अमोघवर्ष जो था वो किसका अनुयायी था? ये था जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु वह हिंदी देवताओं जो देवी देवता थे उनका भी वो सम्मान करता था। महालक्ष्मी का ये अनन्य भक्त था। उसकी जो तुलना की जाती है शिव से की जाती है। दतीजी जैसे पुराने व्यक्तियों से जो है इसकी तुलना की जाती है। और इसने अपने टाइम में कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया है। प्रजा की इसने रक्षा की है और 878 ईस्वी में जो है इसकी फाइनली मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कृष्ण द्वितीय की। अमोघवर्ष की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसका पुत्र बैठता है कृष्ण द्वितीय गद्दी पर। राष्ट्रकूट अभिलेखों में उसे महान विजेता बताया गया है। किसको? कृष्ण द्वितीय को। इसने अपने जो इसका टाइम पीरियड रहा है ये निरंतर युद्धों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा है और प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने उसके राज्य पर अटैक किया था और इसको कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था। कुछ समय के बाद मिहिर भोज को भी सेनाओं ने उज्जैन को हराया। बेगरू अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है। वेंगी के जो चालुक्य थे उनके साथ भी कृष्ण का दीर्घकालीन संघर्ष हुआ है। विजयदित्य तृतीय आ गया है और भीम प्रथम जो हैं इसके समकालीन थे। अब ध्यान रखेंगे। अब इंद्र तृतीय ये कौन है भाई? कृष्ण तृतीय के बाद इंद्र तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक बना। अब ये कौन था? कृष्ण तृतीय का ये पोता था और राज्याभिषेक के बाद उसे नित्य वर्ष की उपाधि धारण की। ये एक महान कौशल योद्धा था। प्रतिहार शासक जो महीपाल पर इसने जो इंद्र तृतीय है 916 ईस्वी पर इसने अटैक किया था और इसने प्रतिहार जो शासक था उसको हरा दिया था और इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसकी महानतम सैनिक उपलब्धि भी थी। तो ये चीज़ हमें इंद्र तृतीय के बारे में याद रखनी है। अब बात करेंगे हम अमोघवर्ष द्वितीय की। जैसे ही इंद्र तृतीय की मृत्यु हो जाती है इसका पुत्र जो है अमोघवर्ष द्वितीय जो है ये राजा बनता है। इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। एक वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है अमोघवर्ष द्वितीय की। इसके बाद गोविंद चतुर्थ अपने भाई अमोघवर्ष को हराकर वह राजगद्दी पर बैठा था। और ये कह सकते हो कि जो गोविंद चतुर्थ था ये भोग विलास में डूबा रहता था और इसलिए उसका शासन बहुत अत्याचार पूर्ण हो गया था। उसकी जनता उसके विरुद्ध हो गई थी। जनता ने चालुक्य सामंत जो थे अरिकेसरिन के साथ मिलकर उसके चाचा जो थे अमोघवर्ष तृतीय को जो है गद्दी पर बिठाया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब बात करेंगे हम अमोघवर्ष तृतीय की। इसका जो वास्तविक नाम था वो था पडेग और ये कहाँ रहता था? त्रिपुरी में। उसने राष्ट्रकूट मंत्रियों और सामंतों के सहयोग से 936 ईस्वी में एक राष्ट्रकूट सिंहासन प्राप्त किया था। और एक कैसा था ये बंदा? ये धार्मिक प्रवृत्ति का था और इसके शासन की जितनी भी बागडोर थी वो किसके हाथ में थी? कृष्ण तृतीय के हाथ में थी। आप सिर्फ इतना याद रखना, आगे ना पढ़ना शायद। ठीक है, ना पढ़ना शायद, क्या मत ही पढ़ना। आपको लगता है छोड़ सकते हो। कृष्ण तृतीय अपने पिता की मृत्यु के बाद कृष्ण तृतीय जो है 939 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा है। राज्यारोहण के समय उसने अकाल वर्ष, ये आप उपाधि जरूर ध्यान करेंगे, अकाल वर्ष होगी, पृथ्वी वल्लभ होगी, ये उपाधियां धारण करी। ये एक कुशल सैनिक था, साम्राज्यवादी शासक था। उसने दिग्विजय की व्यापक योजना बनाई है और जो विजय हैं सिर्फ आप नाम ध्यान रख लेना। इसने चोलों पर विजय प्राप्त करी है, केरल और पांडवों पर विजय प्राप्त की है, ठीक है, और उत्तरी अभियान भी इसने की है और बुंदेलखंड चित्रकूट के किलों पर इसने अटैक किया है, अधिकार किया है। बेंगी पर भी जो है इसने अपनी विजय प्राप्त की है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रकूट साम्राज्य का क्या महत्व रहा है। दक्षिण भारत के इतिहास में राष्ट्रकूटों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कह सकते हो कि ये ऐसा राजवंश था जिसने इतने लंबे टाइम पीरियड तक साम्राज्य का निर्माण किया है और इस वंश के जो प्रतापी शासक थे इन सब ने जो है संपूर्ण भारत में अपना विजय पताका फहराई है।
ठीक है। इस वंश के शासकों ने उत्तरी भारत में अपनी विजय पताका फहराई है, दक्षिण में रामेश्वर तक जो है ये गए हैं, और राष्ट्रकूटों ने समकालीन भारत की जो सबसे प्रमुख शक्तियां थी, ज्योतिपाल, प्रतिहार, चालुक्य, चोल, पांड्य, केरलो, गंगो, इन सब को राष्ट्रकूटों ने एक बार पराजित जरूर किया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रकूटों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। शासन काल में हमें अनेक मूर्तियां मिली हैं, मंदिरों का निर्माण हुआ है। एलोरा का अगर कृष्ण मंदिर है उस समय का प्रमुख उदाहरण है, आपको मैंने बताया है। और राष्ट्रकूटों ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी दिया है। ये लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे। राष्ट्रकूटों की शासन व्यवस्था, अगर ये कुशल शासन व्यवस्था थी इनकी, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इनका केंद्रीय प्रशासन, इनका प्रशासन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी शासन व्यवस्था कैसे थी। ठीक है, और विकास में कौन कौन आ गए थे, ध्रुव गोविंद थे तृतीय, कृष्ण तृतीय थे, इंद्र तृतीय, ये नाम आपने पढ़ लिया है ना। इनकी बहुत भूमिका रही है अपने शासन को बेटर करने में। ठीक है, तो ये हमारा अगला पार्ट में करेंगे, पार्ट 5 में। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, एफर्ट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करके जाएंगे, या जो भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर आप मैक्सिमम करो, जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करके जाओ, ऑल पर ज़रूर क्लिक करो, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आता है तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आप ये मत समझना कि अगर BA सेकेंड सेमेस्टर टाइटल में लिखा हुआ है तो ये हमारे काम का नहीं है। नो, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सेमेस्टर में आता है तो ये आप सबके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आप बस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आ गई है, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चैनल की ग्रोथ में ही बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें जो है आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। एक तरह का ये मोटिवेशन होता है, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फैमिली बढ़ती है, तो अच्छा भी लगता है और काम करने का मन भी करता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट मुझे ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।